अंदाजा है कि चीन के 20 से 25 लोग और शायद इससे भी ज्यादा जख्मी हुए। इंडिया एक बहुत गंदा रिटेलिएशन देता है और हमारे पास हमें कैजुअलिटी ज्यादा देता है, और हमने तवांग में भी दिखाया अभी, और इससे पहले हम लोगों ने लद्दाख सेक्टर में भी दिखाया कि कैजुअलिटी आपकी ज्यादा होगी। फंस गया, अंदर मामला बर्बाद हो गया चीन के। तो उसने चीनियों को बोला कि अरे ये जो तुम कह रहे हो ना कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया और कोविड हो गया और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और फैक्ट्रियां बंद हो गई और बहुत भुखमरी है, बड़ी परेशानी, अरे ये सब छोड़ो, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आ जाओ। क्या आप चाइना से बहुत कम इसके रिपोर्ट्स आए हैं, एक ही रिपोर्ट आए हैं जिसमें चाइना क्लेम करता है कि इंडिया के सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया एंड चाइनीज पीएलए ने उसको पीछे ढकेल दिया, दैट्स देयर क्लेम। लेकिन स्पेकुलेशंस भी आ रहे हैं कि अभी जो इंडिया और यूएस ने जो वॉर गेम्स खेला है इन नॉर्दर्न उत्तराखंड के नॉर्थ में, युद्ध अभ्यास नाम का एक वॉर गेम किया जिसमें अमेरिकन फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की प्रैक्टिस कर रहे थे। ताकतों की गेम नहीं, ये तो रीजन्स की गेम भी हो गई ना फिर, कि एक तरफ जो है वो कह रहा है कि मैं बनूंगा वो बनने के लिए, और फिर आप दो ऐसी बड़ी ताकतों को लड़ा दें ताकि आप बैठ के इसी तरीके से, जैसे आपने फिल्म का बताया, आप बैठ के तमाशा देखें और फिर आप जो है वो उसी तरीके से जो है वो रूल। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन को भारत से हमले का डर सताने लगा है। 1967 के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन को भारतीय सैनिकों के हाथों मोकी खानी पड़ी है, और जो ताज़ा तरीन उदाहरण यही है कि तवांग क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास सड़ता है, वहां पर भारतीय सैनिकों ने अब की बार ऐसी ठुकाई की है कि चीन को यह डर अब पक्का हो गया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। फंस गया, अंदर मामला बर्बाद हो गया चीन के। तो उसने चीनियों को बोला कि अरे ये जो तुम कह रहे हो ना कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया और कोविड हो गया और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और फैक्ट्रियां बंद हो गई और बहुत भुखमरी है, बड़ी परेशानी, अरे ये सब छोड़ो, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आ जाओ मेरे पीछे खड़े हो जाओ। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। क्या आप हर समय थ्रेट को बताएं कि थ्रेट एक्सटर्नल, हमें को प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेट बाहर से। पाकिस्तान भी यही, पाकिस्तान तो 75 साल से कर रहा है, पाकिस्तान तो उसका मास्टर है, पाकिस्तान की ट्रिपल PhD है इसमें, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट में। हिंदू खा जाएगा, मैं हिंदू खा जाएगा, यहूदी खा जाएगा, साजिश है हमारे खिलाफ। जब भी पाकिस्तानी से बात करिए तो हर तीसरे सेंटेंस में वो साजिश का वर्ड यूज करता है। क्यों? क्योंकि पूरा मुल्क साजिशी है, वो सोचते ही वैसे है। आप उनको वो नहीं, आप उनको अलग नहीं कर सकते। ये साजिश उनका एक कल्चर का हिस्सा है, पाकिस्तानी कल्चर का। जब इन्होंने नाथुला में फिर आने की कोशिश करी तो जनरल सगत सिंह ने बोला यार ये हाथापाई से कुछ नहीं होगा, इनको मारो पकड़ के। इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी खोली, तोपें खोली, कई 100 चाइनीज फौजी जान से मार दिया उन्होंने। ये जनरल सगत सिंह ने करवाया था, बोला फायर, एक नहीं बचना चाहिए। इंडियन तोपें खुल गई, चाइनीज वहां पे लेट गए, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, कहानी यह है कि उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लिया, ऐसी कहानी। मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता, पर जनरल सगत सिंह ने बोला बहुत हो गया यार, यू नो आई एम द जनरल इंचार्ज एंड इट इज माई डिसीजन, तोपें खोलो, दिखाओ जरा चाइनीज को, हिंदुस्तानी बारूद सूंघने दो जरा इनको आज सवेरे से, गुड मॉर्निंग। तो आर्टिलरी वाले ने बोल दिया गुड मॉर्निंग चाइनीज को, चाइनीज मर गए कई सारे। फिर चाइनीज कई सालों तक, कई दशकों तक, अंदाजा है कि चीन के 20 से 25 लोग और शायद इससे भी ज्यादा जख्मी हुए। इंडिया एक बहुत गंदा रिटेलिएशन देता है और हमारे पास हमें कैजुअलिटी ज्यादा देता है, और हमने तवांग में भी दिखाया अभी, और इससे पहले हम लोगों ने लद्दाख सेक्टर में भी दिखाया कि कैजुअलिटी आपकी ज्यादा होगी। चाइना का जो इंटरनल डिके है, चाइना की जो आप बोले चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर है, वो कुछ इस तरीके का हार्डवेयर है कि वो चलता कम है और हवा ज्यादा दिखाता है। वो आपको बोलेगा कि हमारे पास स्टेल्थ बॉम्बर है, लेकिन वो रडार में डिटेक्ट हो जाता है। स्टेल्थ बॉम्बर क्या होता है? स्टेल्थ बॉम्बर वही बॉम्बर होता है या स्टेल्थ फाइटर वही होता है जो कि रडार में आए ना, लेकिन इंडियन रडार उस स्टेल्थ को डिटेक्ट कर चुके हैं। तो चाइना जो बताता है उससे ज्यादा बुरी हालत है चाइना के प्लेन्स की और चाइना के मिलिट्री हार्डवेयर की। सिर्फ 4 कम्युनिस्ट कंट्री बचे हैं, एक चाइना है, एक नॉर्थ कोरिया है, एक वियतनाम है और एक क्यूबा है। 4 कम्युनिस्ट कंट्री में से एक वियतनाम भरोसा नहीं कर रहा चाइना पे। पाकिस्तान इतना सगा भाई क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता। और पाकिस्तान के लिए उसने किया क्या है? वो CPEC में पैसा आ नहीं रहा, और जो पैसा आया है वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कि चाइना की, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है। फिर भी पाकिस्तान भरोसा करना चाह रहा है,
तो पाकिस्तान की अपनी मर्जी है, पाकिस्तान करे। मुझे नहीं दिखता अमेरिका करता नहीं है, यूरोपियन यूनियन करती नहीं है, सामान खरीद लेते हैं, भरोसा नहीं करते हैं उस पर। ऑस्ट्रेलिया करता नहीं है, इंडिया करता नहीं, कोई बड़ी इकोनॉमी, कनाडा बचा हो, मैं कनाडा का नाम ले लेता हूँ। क्या आप चाइना से बहुत कम इसके रिपोर्ट्स आए हैं, एक ही रिपोर्ट आए हैं जिसमें चाइना क्लेम करता है कि इंडिया के सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया एंड चाइनीज पीएलए ने उसको पीछे ढकेल दिया, दैट्स देयर क्लेम। लेकिन और स्पेकुलेशंस भी आ रहे हैं कि अभी जो इंडिया और यूएस ने जो वॉर गेम्स खेला है इन द नॉर्दर्न, उत्तराखंड के नॉर्थ में युद्ध अभ्यास नाम का एक वॉर गेम किया जिसमें अमेरिकन फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान ने जब से सायशेन में लड़ना शुरू किया है, वहाँ से दे हैव डेवलप्ड दिस कैपेबिलिटीज ऑफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। और it may be that American forces would also want to learn some of those techniques जो lessons India ने सीखी है। दूसरी चीज ये है कि it is also an effort and an attempt by the US to show कि भाई when we say कि India is our major defense partner, we mean it। और ये war games एक तरीका होता है to show कि yes we are cooperating with India on defense matters। तो बाद एनालिस्ट का ये ख्याल है कि चाइना उस बात से नाराज है। अब फॉर मिसाल के तौर पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई कि 2075 में नंबर 1 इकोनॉमी चाइना, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 यूएस। तो बाय 2035 यूएस विल बिकम नंबर 2 और फिर उनके अनकरीब इंडिया विल कैच अप। तो सारा वेस्ट की जो डोमिनेंस है ग्लोबली डिपेंड्स ऑन अमेरिकन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। अगर ये चाइना और इंडिया के पीछे हो जाएंगे तो यूरोप तो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड की तरह हो जाएगा। एंड द ओनली वे टू प्रिवेंट दीज टू कंट्रीज फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड इज टू हैव अ वॉर बिटवीन द टू। तो अगर चाइना और इंडिया खुदा ना खास्ता जंग लड़ लेते हैं, एक सीरियस किस्म की जंग, तो आप सोचिए किस तरह की कैजुअलिटीज, इनकी इकोनॉमिक बैकवर्ड हो जाए, दोनों मुल्क इकोनॉमिकली सफर कर। ताकतों की गेम नहीं, ये तो रीजन्स की गेम भी हो गई ना फिर। एक तरफ जो है वो कह रहा है कि मैं बनूंगा वो बनने के लिए, और फिर आप दो ऐसी बड़ी ताकतों को लड़ा दें ताकि आप बैठ के इसी तरीके से, जैसे आपने फिल्म का बताया, आप बैठ के तमाशा देखें और फिर आप जो है वो उसी तरीके से जो है वो रूल। तो ये इनकी अबनॉर्मेलिटी है और वही चाइनीज ने भी पकड़ी। या तो इन्होंने चाइनीज से पकड़ी, चाइनीज से ये बाप बेटा एक जैसी है, तो ये इन्होंने एक दूसरे से पकड़ ली अबनॉर्मेलिटी। तो चाइना ने फिर कोशिश करी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है ना। पाम एंड 5 फिंगर्स की स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये पाम है तिब्बत, ये जो हथेली है ना भाइयों, ये है तिब्बत, ये सिक्किम, ये लद्दाख, ये अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश। पाम एंड 5 फिंगर्स, ये स्ट्रेटेजी आप याद रखिएगा चाइना की। ये पाम का इस्तेमाल करके, हथेली का इस्तेमाल करके 5 उंगलियों में जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अरुणाचल में आ चुके हैं, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब, जो कि हमारी ट्रीटी के खिलाफ है, राइट। घुसने की कोशिश करी तो फिर वो जो वहां पे इंडियन आर्मी थी मार लगाई, इनको कूट लगाई अच्छी तरीके से। तो कल एक हमारे सीनियर फौजी बोल रहे थे कि कूटनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बातचीत करो, कूटनीति का मतलब कूट दो। तो भारत जो कर रहा है कूटनीति कर रहा है वहां पे। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। तो कल मैंने स्टूडियो में पहली बार सुना, मुझे बड़ी हंसी आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कूटनीति 1962 में पहली बार भारत और चीन के बीच सीधे युद्ध हुआ था और उसमें भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के दोस्ती के पैगाम को कबूल कर लिया था और उन्हें लगता था कि चीन एक अच्छे पड़ोसी की तरह भारत के साथ अपना रिश्ता निभाएगा। हिंदी चीनी भाई का नारा भी दिया गया, पंचशील का मसौदा भी हुआ और फिर चीन वही किया जो उसे करने की आदत थी और उसने भारत की पीठ पर पीछे से वार किया और आज तक वह दर्द भारत को महसूस होता है। लेकिन उसके बाद से जो 3 युद्ध या झड़प भारत और चीन के बीच हुआ, उन तीनों में चीन को बुरी तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा। पहला जो भारत के साथ झड़प हुआ था, यह युद्ध कहा जाता है, वह 1967 में हुआ था। वह नाथुला युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल सीमा के जो अभी हाल में झड़प हुई थी उसी के आसपास के इलाके में हुआ था। और उसमें भारत के जाबाज सैनिकों ने चीनी 400 सैनिकों को मौत के मुंह में भेजा था। उसके विपरीत भारत के केवल 90 सैनिक ही शहीद हुए थे और जिसकी चर्चा अभी मेजर गौरव आर्या ने किया भी, जिसे आपने सुना भी होगा। उसके बाद गालवान घाटी में
चीन को 2020 में भारतीय सैनिकों ने जो ऐसी पिटाई की कि फिर चीन हिम्मत नहीं जुटा पाया 3 साल तक कि भारत के सामने आंख उठाकर देख पड़े। चीन उसी का बदला लेने के शायद फिराक में था, लेकिन अब की बार भी उसका चाल पीछे पड़ गया। 1967 के बाद जो 2020 में चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ जो झड़प किया था, उसमें भारत के कुल 20 और चीन के तरफ से, जहां तक ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी का कहना है, 38, अमेरिकन न्यूज एजेंसी का 51 और रशियन तास एजेंसी का 41 आंकड़े बताए जाते हैं, जहां पर चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में जान देनी पड़ी थी। अब की बार तो किसी की जान या हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अब की बार ऐसी पिटाई हुई है और चीन को इतना मनोवैज्ञानिक रूप से फजीहत हुई है, क्योंकि एक तरफ तो चीन की ओर से 300 से ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के 25 से 30 सैनिकों की एक टुकड़ी ने चीन के सैनिकों की ऐसी कुटाई की। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली बार चीन को यह लगा है कि भारत अब वह भारत नहीं जिसकी कल्पना वह 1962 में किया था। अब उस समय का भारत नेहरू का भारत था, आज का भारत मोदी का भारत है। जो आंख उठाता है उसकी आंख निकाल लेता है, जो बाजू दिखाएगा उसका बाजू मरोड़ देगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।